बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूं ही मेरी शादी हुई उसी रात मैं तलाक लेकर डरते हुए जब घर आई तो मुझे बहुत हैरत हुई जब अम्मा ने मुझे खुशी से गले लगा लिया और अगले ही दिन मोहल्ले में मिठाई बांटी कि मेरी बेटी को तलाक हो गई। और जूं ही शाम होती अम्मा मुझे एक कमरे में बंद कर देती, पूरा दिन खिदमत करती और रात को मुझे दूध का गिलास पेश करती। मैं सो जाती, सुबह उठती तो अपने हाथों और कपड़ों पर बहुत सी गलाजत लगी देखती और बहुत सी औरतें दरवाजे के बाहर खड़ी होती और बारी बारी मेरे गंदे हाथों को आकर चूमती। राज मालूम करने के लिए एक रात मैंने दूध का गिलास ना पिया और नाटक करके लेटी रही थी कि यह देखकर मेरे होश फना हो गए जब अम्मा। मेरा नाम साशा है। रोशनियों के शहर लाहौर से मेरा ताल्लुक है। मैं एक निहायत अमीर घराने से हूं। मेरे वालिद का बिजनेस पाकिस्तान के अलावा कई और मुल्कों में भी फैला हुआ था। अक्सर मेरे अब्बू कारोबारी दौरे पर दूसरे मुल्कों में भी जाते थे और मुझे भी अपने साथ ले जाते थे। मेरे अब्बू मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मेरी हर ख्वाहिश मेरे बोलने से पहले ही पूरी कर देते थे। अम्मी अलबत्ता थोड़ा कम प्यार करती थीं, क्योंकि वो कहती थीं कि लड़कियों को इतनी आज़ादी नहीं देनी चाहिए। अम्मी और अब्बू की बनती भी न थी। ऐसा लगता था कि जैसे वो सिर्फ मेरी वजह से साथ हैं। मैं बचपन में इंतहाई पुरएतमाद होती थी और हर किसी के साथ बात कर लेती थी, लेकिन मेरी सारी शोखी और बचपन उस वक्त खो गया जब एक हादसे में मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया। उस वक्त मेरी उम्र 7 साल थी जब मेरे बाबा किसी दूसरे मुल्क जा रहे थे और उनका प्लेन क्रैश कर गया। मेरी तो पूरी दुनिया ही अंधेर हो गई थी। जैसे अब्बू के मरते ही यूं लगा कि जैसे मेरी अम्मा भी मर गईं। वो पहले जैसी अम्मा रही ही नहीं जो अब्बा के साथ हुआ करती थी। अब वो मुझ पर बहुत सख्ती किया करती थी। मुझे बाहर भी ना जाने देती कि बाहर के लोग बहुत बुरे हैं। घर में भी उन्होंने रिश्तेदारों का दाखिला बंद कर दिया। मुझे स्कूल से घर आते ही वो एक कमरे में कैद कर देती थी। अम्मा इस तरह की अजीबो गरीब हरकतें करती थी कि कभी कभी मुझे लगता था कि अम्मा जहनी मरीजा बन गई हैं। अक्सर अब्बू के कमरे में जाती तो बाहर आना ही भूल जाती। कभी अब्बू की तस्वीर पकड़कर घंटों रोती रहती और कभी अब्बू की तस्वीर उठाकर फेंक देती और चिल्लाने लगती। मेरे साथ बहुत ही अजीब बर्ताव करने लगी थी। एक बार मैं इम्तिहानात में फेल हो गई। मुझे लगा कि अम्मी बहुत डांटेंगी और हो सकता है कि मारें भी, लेकिन मुझे बहुत हैरत हुई जब अम्मा को पता चला तो उन्होंने मुझे मारा नहीं बल्कि बहुत प्यार किया। मेरे लिए इनाम में स्पेशल खाना तैयार किया। मैं ये सब देख देख कर हैरान हो रही थी कि अम्मा को आखिर हो क्या गया है। सुबह जाकर मैंने अपनी दोस्तों को बताया कि मेरी अम्मी ने मेरे फेल होने पर मुझे इनाम दिया है, तो सब दोस्तें बहुत हंसी और कहने लगी कि साशा तुम पागल हो गई हो, भला कोई अम्मा भी ऐसा करती हैं। खैर यकीन तो मुझे भी ना आया था, लेकिन अब मैंने अक्सर ये नोटिस किया था कि मैं जब भी कुछ गलत काम करती तो अम्मा बजाय डांटने के बहुत खुश हुआ करती और कोई ना कोई इनाम देती। जब मैं ये बात मोहल्ले में या स्कूल में किसी सहेली को बताती तो कोई भी यकीन ना करता और सब कहते कि तुम झूठ बोल रही हो। मैंने भी सोचा कि मैं क्यों किसी को यकीन दिलाऊं। अगर अम्मा का रवैया मेरे साथ अच्छा इसी सूरत में है तो फिर ऐसे ही होता रहे, क्योंकि मैं कोई अच्छा काम करती तो अम्मा मुझे डांटती और मारती। एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरी कज़न को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी। उसके पास फीस नहीं थी। मेरे पास कुछ पॉकेट मनी पड़ी हुई थी। वो मैंने अपनी कज़न को दे दी थी कि लो अपनी फीस अदा कर देना। जब मेरी अम्मी को इस बात का पता चला तो उन्होंने मुझे बहुत मारा और कहा कि आइंदा किसी सूरत किसी की मदद नहीं करनी। मैंने अपनी कज़न को ये बात बताई तो वो मुझसे खफा हो गई कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारी अम्मा गलत कामों पर तुम्हें शाबाशी दें और अच्छे कामों पर डांटें। मैं तुमसे नहीं बोलती, तुम एक झूठी लड़की हो। उस दिन के बाद से मेरी कज़न ने मुझसे नाता तोड़ लिया था। अब मैंने अपने दिल की बात लोगों से करना छोड़ दी, क्योंकि सब मुझे ही गलत कहते और मेरी अम्मा को सही कहते। सारे रिश्तेदारों में यह बात मशहूर हो गई कि साशा का दिमाग खराब हो गया है, वो अजीबो गरीब बातें करती है। इसी तरह से जिंदगी गुजर रही थी। मैं बचपन से निकलकर जवानी की दहलीज पर आ गई। मैं बहुत खूबसूरत हो गई थी। कई बार मेरे खानदान से रिश्ते वाले आते थे, मगर जाने क्यों आते थे और चले जाते थे। अब लोग कहने लगे थे कि साशा की अम्मा तो उसकी शादी ही नहीं करना चाहती। मुझे भी ऐसा लगने लगा कि मेरी माँ मेरी शादी नहीं करना चाहती। लेकिन फिर एक दिन रिश्ते वाली एक खूबसूरत और अमीर लड़के का रिश्ता लेकर आई।
मुझे पूरी उम्मीद थी कि अब की बार भी अम्मा इनकार ही कर देंगी, मगर हैरत अंगेज तौर पर अम्मी ने हाँ कर दी और मेरी शादी की तैयारियां होने लगीं। मेरा होने वाला शौहर बहुत अमीर और हैंडसम था। मैं बहुत खुश थी कि अब मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। मेरा होने वाला शौहर अक्सर मुझे फोन करता था, लेकिन मैंने कभी ना उठाया कि अम्मी को पता चला तो वो डांटेंगी। एक दिन ऐसा हुआ कि वो घर आ गया। उस दिन अम्मी भी घर पर नहीं थी। वो मेरी शादी का जोड़ा लेने बाजार में थी। मैं उसे देखकर घबरा गई। अगर अम्मी घर आ जाती तो जाने क्या होता। मैंने उसे घर से निकाल दिया। जब अम्मी घर आई तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने मुझे डांटा कि तुम उससे बात किया करो, वो तुम्हारा होने वाला शौहर है, ये ना हो कि वो बुरा मना ले। यूं मैंने अम्मी के कहने पर उससे बात करना शुरू कर दी। बहुत जल्द हमारी शादी की तारीख तय कर दी गई और मैं दुल्हन बनकर अपने शौहर के घर चली गई। मैं कमरे में बैठी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। जब वो कमरे में आया, आते ही उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मेरे तो हवास सुन होकर रह गए। मुझे समझ ही ना आया कि उसने मुझे आखिर थप्पड़ क्यों मारा। मैं गुस्से से खड़ी हो गई और चिल्लाकर पूछा कि ये क्या बदतमीजी है, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। कहने लगा कि तुम एक बदकिरदार लड़की हो और निहायत घटिया हो, तुम्हें क्या फूलों के हार पहनाऊं। मैं शॉक्ड रह गई कि ये क्या कह रहा है, मेरे बारे में इतनी गलत बातें क्यों कर रहा था। मैंने रोते हुए कहा कि तुम्हें गलत फहमी हो गई है, ये क्या कह रहे हो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं, तुम्हें जरूर किसी ने भड़काया है, मैं बदकिरदार नहीं हूं। वो गुस्से से अपनी शेरवानी पहनकर चिल्लाया। कहने लगा कि तुम एक बुरी लड़की हो। अगर तुम शादी से पहले मुझसे फोन पर बात कर सकती हो तो पता नहीं किस किस से बात करती होगी। तुम्हारे पता नहीं कितने चक्कर चले होंगे। तुम जैसी लड़की को मैं अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने बहुत कोशिश की कि उसे समझा सकूं कि मैं बुरी लड़की नहीं हूं। मैं उससे फोन पर बात सिर्फ अपनी अम्मा के कहने पर करती थी, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे तलाक दे दी और घर से धक्का देकर निकाल दिया। मैं सड़क पर अकेली चलती ये सोच रही थी कि अब मैं करूंगी क्या। अगर अम्मी को पता चला कि मुझे तलाक हो गई है तो वो मुझे जान से मार देंगी। उन्होंने तो शादी करके अपनी जान छुड़ाई थी और मैं फिर से उन्हीं के पास जा रही थी। मैंने डरते डरते घर का दरवाजा खटखटाया। अम्मी ने दरवाजा खोला तो मुझे यूं देखकर हैरान रह गई। अम्मी ने पूछा कि मैं यहां क्या कर रही हूं। मैंने रोते हुए बताया कि मेरे शौहर ने तलाक देकर घर से निकाल दिया है। मुझे लगा था कि अम्मी मुझे थप्पड़ दे मारेंगी और कहेंगी कि तुम्हारा ही कोई कसूर होगा, लेकिन मैं तो तवक्को ही नहीं कर रही थी कि अम्मा मुझे खुशी से गले लगा लेंगी। अम्मा ने मुझे कहा कि चलो अच्छा हुआ तुम वापस आ गई, मैं तुम्हारे बगैर बहुत उदास हो रही थी। वो लड़का भी अच्छा नहीं था, मुझे तुम्हारी शादी के बाद पता चला। लेकिन अब तुम घर वापस आ गई हो ना, इसी खुशी में कुछ अच्छा सा खाना बनाकर खिलाती हूँ। सुबह हुई तो मैंने देखा कि अम्मा मिठाइयों के टोकरे निकालकर मिठाई प्लेटों में डाल रही थी। मैंने पूछा अम्मा क्या कर रही है। कहने लगी कि तुम्हारी तलाक की खुशी में पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी। मैंने हैरत से अम्मी को देखा कि कहीं इनका दिमाग तो नहीं चल गया, भला अपनी बेटियों की तलाक की मिठाई कौन बांटता है। मुझे लगा कि वो मजाक कर रही हैं, मगर जब मैंने सचमुच उन्हें वो मिठाई लेकर पड़ोसियों के घर जाते देखा तो मैं चकरा कर रह गई। पता नहीं ये सब क्या था। खैर, अब मेरी माँ का रवैया मुझसे अच्छा हो गया था। वो अब मुझे डांटती भी ना थी, बल्कि मेरी साथ अच्छे से बात करती थी। सारा दिन मेरी खिदमत करती रहती और मुख्तलिफ खाने पका पका कर खिलाती। लेकिन जूं ही शाम होती वो मुझे कमरे के अंदर बंद कर देती। थोड़ी ही देर के बाद मुझे दूध का गिलास ला कर देती और कहती कि मेरे सामने पियो। मैं वो दूध पीकर सो जाती। ये मामूल पिछले कुछ दिनों से जारी था। एक दिन जब मैं सुबह सोकर उठी तो मेरे मुंह से चीखें निकलने लगीं। मैंने देखा कि मेरे हाथों पर और चेहरे पर गलाजत लगी हुई थी। अभी मैं ये सब देखकर परेशान हो रही थी कि देखा कि मेरे कमरे के बाहर काफी औरतें लाइन बनाकर खड़ी थीं। जैसे ही उन्होंने मुझे जागते देखा वो फौरन अंदर आ गईं। मैंने पूछा कि तुम लोग कौन हो और अंदर कैसे आई हो, मगर वो औरतें जैसे गूंगी थीं। चुपचाप एक औरत आगे आई, मेरा हाथ चूम कर वापस चली गई। फिर एक के बाद एक औरत आती और मेरे हाथ चूम कर पीछे चली जाती। मेरे लिए यह सब एक ख्वाब जैसा था। आखिर हो क्या रहा था मुझे समझ नहीं आ रही थी। वो सब औरतें वापस चली गईं। मैं कुछ देर के बाद अपने कपड़े साफ करके अपनी अम्मा के पास चली आई। वो सो रही थी। मैंने उन्हें जगाकर कहा कि मेरे कमरे में कौन औरतें आई थीं। अम्मी हैरान होते हुए उठ गई कि कौन सी औरतें, तुम्हारे कमरे में कोई क्यों आएगा। मैंने घबराते हुए कहा कि
अभी अभी कुछ औरतें आई थीं मेरे कमरे में। वो मेरे हाथ चूम कर गई थीं। मेरी माँ ये सुनकर हंसने लगी और कहने लगी कि तलाक ने तुम्हारे दिमाग पर असर कर दिया है। यहाँ कोई नहीं आया, आया होता तो मुझे जरूर मालूम होता। मैं उलझन का शिकार हो गई। मुझे यूं देखकर अम्मा बोली कि हो सकता है कि तुमने कोई ख्वाब देखा हो। मेरा दिल भी यही कर रहा था कि हो सकता है वो कोई ख्वाब हो, मगर दिमाग मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा कुछ ख्वाब में भी पेश आ सकता है। वो सारा दिन मेरा सोचने में गुजर गया। मेरी अम्मा मेरी तलाक की वजह से मेरा बहुत ख्याल रखती थीं और मुझे घर का कोई भी काम करने ना देती थीं। शाम को मुझे कमरे में बंद कर देती और कहती कि तलाक याफ्ता लड़की को इस वक्त कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैं चुपचाप उनकी बात मान जाती। अम्मा ने मुझे दूध दिया और चली गई। मैं दूध पीकर सो गई। जैसे ही मैं सुबह उठी मेरी चीखें निकलते निकलते रह गईं। कल की तरह आज भी मेरे हाथों और चेहरे पर गलाजत लगी हुई थी। मैं डर गई। मैंने इधर उधर देखा कि कमरे में कौन है जो मेरे साथ ये सब कर गया, लेकिन यहां कमरे में कोई भी न था। अचानक दरवाजा खुला और कल वाली औरतें अंदर आ गईं। कल की तरह बारी बारी गलाजत भरे हाथ चूम कर वापस चली जाती। मुझे कुछ समझने और बोलने का मौका ही न मिल रहा था। मैंने एक औरत को धक्का देते हुए पूछा कि तुम लोग कौन हो और यहां क्या करने आई हो। वो जवाब दिए बिना बाहर भाग गई। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि वो मेरा ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। वो औरतें सच में मेरे कमरे में आती थीं। अम्मा से आज भी पूछा तो वो हैरान होकर पूछने लगी कि क्या वाकई ऐसा हुआ है। मुझे गुस्सा आया कि अम्मा की मौजूदगी में घर में परिंदा नहीं पर मार सकता, फिर इतनी सारी औरतें कैसे आ सकती हैं। अब रोजाना मेरे साथ ऐसा ही होने लगा। मैं जितनी मर्जी कोशिशें कर लेती, वो औरतें मेरे हाथ आने के बजाय भाग जाती और अम्मा सिरे से ही मुकर जाती कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं। एक दिन अम्मा घर पर ना थी। मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा था। घर में कोई दवाई भी ना रखी थी। मैंने कुछ देर तो बर्दाश्त किया, मगर फिर जब मेरी बस हो गई तो मैं मेडिकल स्टोर से दवा लेने चली गई। वहां से वापसी पर मैंने अम्मा को देखा और जिस खातून के साथ देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। वो उन्हीं औरतों में से एक खातून थी जो मेरे कमरे में आती थी। मैं चौंक गई और ध्यान से देखा कि वही है ना। मैंने अच्छी तरह से देख लिया था, वो वही औरत थी। लेकिन वो मेरी अम्मा के साथ आखिर क्या कर रही थी। मुझे शक हुआ कि जरूर दाल में कुछ काला है। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि मुझे इस राज का पता चलाना है कि हमारे घर में आखिर होता क्या है। जैसे ही रात हुई तो अम्मा दूध का गिलास लेकर आ गईं। मुझे शक था कि शायद इसी दूध में कुछ होता था जिसको पीकर मैं बिल्कुल बेहोश हो जाती थी। इसलिए मैंने अम्मा के सामने सर हिला दिया कि मैं पी लेती हूँ। अम्मा मुतमईन होकर कमरे से बाहर चली गईं। मैं फौरन उनके जाते ही उठी और दूध का गिलास बास्केट में फेंक दिया। थोड़ी ही देर के बाद बाहर से अम्मा की आवाज आई तो मैं जल्दी से सोती बन गई। अम्मा कमरे में आई थी ताकि मुझे देख सकें, और जब उसने देख लिया कि मैं गहरी नींद में हूं तो वो मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली गई। मैं सोचने लगी कि अम्मा को मुझे बेहोश करने की आखिर जरूरत क्यों पेश आती है। काफी घंटे मैं यूं ही जागते गुजार गई। सुबह के करीब मेरी माँ उसी औरत को साथ लिए कमरे में आई और कहने लगी, ये सारा कुछ इसके हाथों और मुंह पर लगा दो। वो दूसरी औरत वो गलाजत मेरे हाथों और मुंह पर लगाने लगी। जब वो लगा चुकी तो मेरी अम्मी को देखती हुई बोली, मैं बाकियों को बुला लूं, वैसे भी सुबह होने वाली है, ये जागने वाली है। मेरी अम्मा कहने लगी, हाँ सब औरतों को बुला लो, बस कुछ दिन और ये काम करना है, फिर मैं तुम सबको पैसे दे दूंगी। वो औरत सर हिलाते हुए चली गई। कुछ ही देर के बाद सब औरतें दरवाजे पर आ गईं। मैंने उठने की एक्टिंग की तो पहले की तरह वो औरतें मेरे हाथ चूम कर चली गईं। आज मैं हैरान न थी, क्योंकि मैं जान चुकी थी कि ये सब किया धरा मेरी अम्मा का है। लेकिन उसे ये सब करने का आखिर क्या फायदा था। मुझे ये जानने की बेहद बेचैनी थी। मेरे ख्याल से मेरी अम्मा जहनी मरीजा बन चुकी थी जो इस तरह की हरकतें करती फिर रही थी, क्योंकि बज़ाहिर कोई भी वजह नजर नहीं आती थी कि वो जानबूझकर या किसी मकसद के लिए ऐसा कर रही है। एक दिन मेरी अम्मा घर से बाहर निकली तो मैं भी उसका पीछा करने के लिए घर से निकल पड़ी, क्योंकि मैं उसका राज मालूम करना चाहती थी। वो बाजार चली गई। वहां जाकर मैंने देखा कि मेरी माँ किसी मर्द से मिल रही है और उसको पैसे दे रही है। मैंने जरा आगे जाकर देखा तो मेरे कदमों तले से जैसे जमीन निकल गई, क्योंकि वो मर्द कोई और नहीं बल्कि मेरा साबिका शौहर था। मुझे समझ न आई कि माँ उस शख्स से क्यों मिल रही है।
उसको तो उस शख्स के मुंह पर थप्पड़ मारने चाहिए कि उसने मुझे तलाक क्यों दी और वो उल्टा उसे पैसे दे रही है। मैंने सोचा कि अपनी माँ से पूछूंगी, लेकिन फिर मैं रुक गई। मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत कुछ हो रहा था। ऐसा कुछ हो रहा था कि जिसका मैंने कभी ख्वाब में भी ना सोचा था। मैंने यही फैसला किया कि अम्मा को पता नहीं चलने दूंगी कि मैंने उसको उस शख्स के साथ देख लिया है। मुझे यकीन था कि कभी ना कभी ये राज खुल ही जाएगा, और फिर ये राज भी बहुत जल्द खुलकर सामने आ गया। उस दिन मुझे अम्मी ने जबरदस्ती मेरी सहेली की तरफ भेज दिया कि जाओ जरा घूम फिर कर आओ, घर में पड़े पड़े उदास हो जाओगी। मैं बहुत खुशी से अपनी दोस्त की तरफ चली गई थी, लेकिन वहां जाकर पता चला कि वो घर पर नहीं थी। मुझे बहुत मायूसी हुई और मैं घर वापस आ गई। मैंने अपने घर के आगे किसी की गाड़ी खड़ी देखी तो मैं बहुत हैरान हुई कि ये कौन आ गया है हमारे घर। मैं चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर बढ़ी तो मुझे ड्राइंग रूम से बातों की आवाज़ सुनाई थी। मैं भी वहीं बढ़ गई। अभी मैं बाहर ही थी कि किसी मर्द की आवाज़ सुनकर ठठक गई। वो मेरा नाम ले रहा था। मैंने चोरी चोरी अंदर झांका तो चौंक गई। एक वकील कुछ कागजात फैलाए अंदर बैठा था और वो मेरी बात कर रहा था। वो कह रहा था कि मैडम, आप जानती हैं कि साशा जी आपकी सगी बेटी नहीं, आप उनकी सौतेली बेटी हैं। आपके शौहर ने अपनी सारी जायदाद उनके नाम कर रखी है और वो उसी सूरत में आपको मिल सकती है जब साशा को ना मिले। आपके शौहर की वसीयत में साफ लिखा है कि अगर साशा की मौत हो जाए तब भी जायदाद आपको ना मिलेगी, वो ट्रस्ट को चली जाएगी। सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये कि साशा इस जायदाद को संभालने की अहल ना हो सके। ये सब सुनकर मुझे यूं लगा कि जैसे मेरे सर पर आसमान फट पड़ा है। वो मेरी अम्मी ना थी, मेरी सौतेली माँ थी। मैं वहीं बैठ गई क्योंकि इतना बड़ा सच सुनने के बाद मुझ में खड़ा होने की भी हिम्मत न थी। मैं जल्दी से घर से बाहर चली गई। थोड़ी ही देर के बाद वो वकील बाहर निकला तो मैं उसके पास चली गई और कहा कि मैं साशा हूं, आप अंदर मेरी अम्मी से क्या बातें कर रहे थे। वकील कहने लगा कि आपके वालिद ने आपकी अम्मा के मरने के बाद आपकी खाला से शादी कर ली थी ताकि वो आपकी परवरिश अच्छे तरीके से कर सके, लेकिन उन्हें अपनी मौत से पहले ही शक होने लगा था कि तुम्हारी खाला ने सिर्फ जायदाद के लिए उनसे शादी की है, तुम्हारे लिए नहीं। इसलिए उन्होंने सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी जो तुम्हें 25 साल की होने पर मिल जाती। कुछ दिनों तक तुम 25 साल की हो जाओगी और तुम्हारी खाला नहीं चाहती कि ये दौलत तुम्हें मिले, इसलिए वो कल अदालत में मुकदमा कर देगी। तुम अच्छे से उसका मुकाबला करना। मैं ये सब सुनकर शॉक्ड हो गई। ये सारी कहानी तो मुझे आज पता चली थी। जब मैं घर पहुंची तो मेरी सौतेली माँ ने मुझे देखकर कहा कि तुम उस वकील से क्या बातें कर रही थी। मैंने खिड़की से तुम्हें देख लिया था। मैंने चिल्लाकर कहा कि मैं तुम्हारी असलियत जान चुकी हूं कि तुम मेरी सौतेली माँ हो। मैं अपने वालिद की दौलत तुम्हें हरगिज ना दूंगी। वो हंसने लगी कि अदालत में देखेंगे क्या होता है, क्योंकि कोई भी साबित नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूं। मुझे पूरा यकीन था कि अदालत मेरे हक में ही फैसला करेगी, क्योंकि मैं बेटी थी और सबसे बड़ा हक मेरा ही था। अगले दिन मैं और वो अदालत पहुंच गए। उसके वकील ने मुझसे सवाल किया कि ये बताओ कि ये कौन है। मैंने जज्बाती होकर कहा कि ये मेरी खाला है, मेरी माँ नहीं, मेरी सौतेली माँ है। वो कहने लगी, देखा जज साहब, मैंने पहले ही कहा था कि मेरी बेटी का जहनी तवाजुन ठीक नहीं है, ये अपनी माँ को नहीं पहचान रही। उसने मुझे अदालत में पागल साबित करने की भरपूर कोशिश की। उसने मेरे सब दोस्तों और मोहल्ले वालों को बुलाया। सब ने यही कहा कि यह साशा शुरू से ही पागलपन वाली बातें करती थी। कभी कहती थी कि मेरी माँ तलाक पर खुश है, मिठाई बांटी है, और कभी कहती थी कि मेरे घर अजीब अजीब औरतें आती हैं जो मेरे गंदे हाथ चूम कर चली जाती हैं। मैंने घबराकर जज साहब से कहा कि यह सब सच है। मैं जब सोई उठती थी तो मेरे मुंह और चेहरे पर गलाजत लगी होती थी और कुछ औरतें आकर मेरा हाथ चूम कर चली जाती थीं। मैंने जज को शुरू से सारी बात अपने बचपन से लेकर जवानी तक बताई, लेकिन उसे भी मेरी बात का यकीन न आया। जज ने मेरी तरफ हैरत से देखा और कहा कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि तुम्हारा जहनी तवाजुन वाकई खराब है। जज ने मुझे अस्पताल में दाखिल कराने का कह दिया और सारी जायदाद का मालिक मेरी सौतेली माँ को बना दिया। वो मेरे पास आई और कहने लगी कि पिछले 20 सालों से मैं प्लानिंग कर रही थी और तुम्हें लगा कि तुम मुझसे जीत जाओगी। मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया था कि वो इतने सालों से मेरे खिलाफ गवाह तैयार कर रही थी ताकि वक्त पड़ने पर सब गवाही दे सकें। मेरे साथ जो भी होता था वो सोच समझ कर करती थी ताकि मैं उसका जिक्र औरों से करूं और लोग मुझे पागल समझें। मुझे याद आया कि
जब मैंने अपनी दोस्त को ये बताया था कि मेरी माँ ने मेरी तलाक पर मिठाई बांटी है, तो वो कितनी देर हंसती ही रही थी और कहा था कि साशा तुम पागल हो गई हो, भला कौन माँ ऐसा करती है। अदालत में भी सबने यही बयान दिया था कि मैं खुद से बातें घड़ती थी, इसलिए वो जीत गई थी और मैं उसकी चालों को समझ ही ना पाई थी। उसने कहा कि मैंने ही तुम्हारी तलाक करवाई थी, वो लड़का तुम्हारे बारे में बहुत सीरियस था और तुमसे ही शादी करना चाहता था। मैंने तुम्हारी शादी वाले दिन तुम्हारे मुतालिक गलत बातें उसे बताई और उससे गुस्सा आ गया और उसने तुम्हें तलाक दे दी। मैं ये सब सुनकर जितना हैरान होती उतना ही कम था। वो इतने सालों से मेरे साथ रही थी और मैं उसे पहचान ही ना पाई। मैंने रोते हुए उससे कहा कि तुम जायदाद ले लेती मगर मेरे साथ ऐसा तो ना करती। वो कहने लगी कि तुम मेरी बहन की बेटी हो और मुझे अपनी बहन से बहुत नफरत थी क्योंकि मैं तुम्हारे बाप को पसंद करती थी, मगर उसने शादी कर ली। उसके मरने के बाद मुझे तुम्हारा बाप मिल तो गया मगर वो तुम्हारी माँ को ही याद करता रहता था। मुझे तुमसे बहुत नफरत होने लगी। मुझे जायदाद की परवाह नहीं थी मगर मैं तुम्हें बर्बाद कर देना चाहती थी ताकि मेरे दिल में ठंड पड़ सके। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त ना कर पाई और मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। अस्पताल में मुझे दाखिल कर दिया गया। मैं वहां तकरीबन 1 साल रही। मेरे दिल से उस औरत के लिए बद्दुआएं निकलती थीं जिसने मुझे बर्बाद कर दिया। अल्लाह की लाठी वाकई बेआवाज होती है। 2 साल बाद मुझे खबर मिली कि मेरी सौतेली माँ को फालिज हो गया और उसका जहनी तवाजुन खराब हो गया है। अदालत ने फिर मुझे मेरी जायदाद वापस कर दी। मेरी खाला को पागल खाने वाले लेकर गए। उसने जितना बुरा किया था अल्लाह ने उसे दुनिया में ही सजा दे दी। हसद और लालच इंसान को दुनिया में तो रुस्वा करता ही है, आखिरत में भी वो शख्स सजा से नहीं बच सकता। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना हरगिज ना भूलिएगा। और अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।